योगात्मक है, ये निर्माणात्मक है। नेक्स्ट, ये परीक्षाएं कम वैध होती है, कम वैलिड है, इनकी वैधता जो है कम होती है, कम वैधता, ये वैध वैलिड, ये अधिक वैध होती है। क्यों अधिक वैधता, क्यों ऐसा क्यों है? वो परीक्षाएं कम वैध क्यों है, ये परीक्षाएं अधिक वैध क्यों है? यस, देखो कोई चीज वैध या वैलिड कब हम माने, जिसके पक्ष में ज्यादा वोट होता है उसको वैध कहा जाएगा ना। इसको हम बात करते हैं सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन। क्या यूज होता है? जनरलाइजेशन। विज्ञान का कोई नियम है, उसको सभी मानते हैं, है ना, यूनिवर्सल सच्चाई होती है, उसको सभी मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ पब्लिक उसको मानती है, और उसका हम स्वयं भी एक्सपेरिमेंट करें तब भी वही रिजल्ट आएगा। अब मैं कहता हूँ कि न्यूटन ने लॉ दिया, कोई वस्तु ऊपर फेंकेंगे नीचे आएगी, मैंने अभी काम किया, मेरे पास भी वही आया, और सारी जनता मानती है, पब्लिक है, आप प्रयोग करके देख लो, आपके पास भी वही आएगा। तो वो क्या चीजें होती हैं? वैलिड होती है, क्राइटेरिया। लेकिन ये कम वैध इसलिए है, ये व्यक्तिनिष्ठ है, पक्षपात हो सकता है, और हर व्यक्ति की अपनी थिंकिंग है। इन प्रश्नों को मैं अपनी योग्यता के अनुसार, क्षमता के अनुसार, हो सकता है कोई दूसरा प्रश्न मेरी योग्यता कम हो, मैं कम योग्यता के अनुसार परीक्षाएं बनाऊंगा, लेकिन दूसरा व्यक्ति मेरे से ज्यादा योग्य व्यक्ति है, वो मेरी परीक्षाओं को नकार सकता है ना। हाँ जी, हाँ 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 हाँ। लेकिन एक चीज और भी है, इसका जो मेरा जो कहने का मतलब है, ये कम वैलिड इसलिए होते हैं क्योंकि इसमें आपकी स्टैंडर्ड नहीं होता, पर्सनल थिंकिंग। आपको कहना कुछ आ रहेगा, एक वर्ड पे आप पता नहीं कहां से कहां तक चले गए, मेरा उससे कोई मतलब ही नहीं है। अननेसेसरी चीजें भी आप डाल सकते हो, पक्षपात। ये तो आपके पर्सनल टीचर की योग्यता पे डिपेंड करेंगे टेस्ट। मैंने पहले बताया वो टीचर योग्य हो भी सकता है, कम योग्यता हो सकता है, अधिक योग्यता हो सकता है। मेरी जगह कोई दूसरा टीचर आ गया, वो कहेगा नहीं ये तो परीक्षाएं गलत है, मैं तो अपने तरीके से तैयार करूंगा। लेकिन ये परीक्षाएं अधिक वैलिड इसलिए है, चाहे टेस्ट मैं लूं, चाहे टेस्ट आप लो, चाहे टेस्ट सरकार ले, चाहे कोई भी व्यक्ति टेस्ट ले, वो एक स्टैंडर्ड है, उन सभी के परीक्षाओं का एक ही स्तर है। अब मैंने बताया नेट का पेपर है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा है, पूरे भारतवर्ष में कंडक्ट की जाती है। ये नहीं कि उसमें मेरा सिलेबस अलग हो जाएगा, आपका सिलेबस अलग हो जाएगा, ऐसा नहीं है, सेम पेपर पूरे इंडिया में आएगा। तो दीज आर दी एनआरटी टेस्ट। कोई टेस्ट हमने लिया, एक टेस्ट एचटेट कंडक्ट कराती है, एक टेस्ट पीटेट टेस्ट कराती है, एक आपकी बिहार टेस्ट कराती है, तो वो जो टेस्ट है वो एनआरटी है, क्योंकि वो पर्सनल उस सरकार का, उस गवर्नमेंट का अपना पर्सनल व्यू है, वो कैसे कराती है, क्या चीजें उसमें छूट देती है, नहीं। ओके, ये कम वैध होते हैं, ये अधिक वैध होते हैं। नेक्स्ट, हाँ, सी डेट नेट जो भी स्टैंडर्ड प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें आएगी। इसमें पहले से कोई स्तर निर्धारित नहीं होता, ये लिख लो, इन परीक्षाओं में पहले से कोई स्तर निर्धारित नहीं होता, प्री डिटरमिन कोई क्राइटेरिया नहीं होता, पहले से कोई स्तर निर्धारित नहीं होता। इसमें पहले से स्तर निर्धारित किया जाता है, एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है। समझ में आया क्या बोला मैंने? उसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, अपनी सुविधा अनुसार, मैंने अभी बताया, अपनी योग्यता अनुसार, पहले से कोई टर्म ही नहीं है अभी ये चीज़ें मैंने चेक करनी है इस परीक्षा में, एनआरटी में। लेकिन यहाँ पहले क्राइटेरिया सेट किया जाता है, पहले से ये चीज़ें मैंने चेक करनी है, और वही मैं परीक्षा में डालूंगा, और वही यदि बच्चा करेगा तो पास होगा। यहाँ पहले से उद्देश्य या क्राइटेरिया फिक्स कर दिया जाता है, यहाँ उद्देश्य क्राइटेरिया पहले से कोई फिक्स नहीं होता। चलिए, ये हो गया, अच्छा प्रश्न था, कोई दिक्कत? ये 4 नंबर या 8 नंबर में भी आ सकता है, हो जाएगा ना। 16 में तो बड़ा जो पहला क्वेश्चन बताया वो तो आएगा ही आएगा। इनमें से 8 नंबर में 2 दे सकता है, 1 दे सकता है। नेक्स्ट है
प्रोग्नोस्टिक एंड डायग्नोस्टिक, अगला भी हम कर लेते हैं। भविष्यवाणी, इसका एक और वर्ड देखना पड़ेगा हिंदी में, भविष्यवाणी मूल्यांकन और निदानात्मक मूल्यांकन। कौन सा? निदानात्मक। डायग्नोस्टिक, डायग्नोस्टिक और प्रोग्नोस्टिक, PROGNOS। ये निदानात्मक मूल्यांकन। ये वर्ड मैं पहले बता चुका हूं। दोनों प्रकार के जो मूल्यांकन है इनका प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्र में, मेडिकल क्षेत्र में, डॉक्टर के क्षेत्र में किया जाता है या मनोविज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है, परंतु फिर भी शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका प्रयोग होता है। दोनों है क्या चीज? मैंने पहले बताया प्रोग्नोस्टिक, प्रो पहले, ऐसा मूल्यांकन जो पहले से विद्यमान किसी व्यक्ति के कौशलों, योग्यताओं को चेक करता है। ऐसा मूल्यांकन जो पहले से विद्यमान किसी व्यक्ति की योग्यताओं को, क्षमताओं को, निपुणताओं को, कौशलताओं को, उसकी जो एबिलिटीज़ हैं, योग्यताएं हैं, उनको चेक करने के लिए किया जाता है। उसे कहते हैं प्रोग्नोस्टिक या भविष्यवाणी। इसके लिए आप और भी वर्ड एक बार चेक करना गूगल में, प्रोग्नोस्टिक का क्या मतलब होता है, एक बार यदि समय मिलेगा तो देख लेना आपने। और इसका नाम ही स्पष्ट है, निदानात्मक। डायग्नोस, डायग्नोस का मतलब पता लगाना। किसका पता लगाना? कमियों का पता लगाना। ऐसा मूल्यांकन जो बालकों की लर्निंग डिफिकल्टीज, अधिगम समस्याओं को जांचने के लिए किया जाता है। मैंने पहले बताया था, इसका मोटिव है, उसका मोटिव है क्षमता, इसका मोटिव है कमी। मैंने पहले आपको उदाहरण दिया था कि कक्षा में बच्चे जो हैं बहुत सारे पढ़ते हैं, तो कुछ बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, उन बच्चों से हमारा संपर्क नहीं है। जो बच्चे नहीं कर रहे उनको क्या प्रॉब्लम है, ये मेरा मोटिव है। और एक मोटिव क्या होता है कि किस बच्चे के पास कितनी एबिलिटी है, वो चीज़ है। उसका मतलब तो एबिलिटी है, इसका मतलब है कमी। समझो है? ऐसा मूल्यांकन की प्रक्रिया जो किसी भी बालक या व्यक्ति में पहले से विद्यमान योग्यताएं, निपुणताओं को जांचने के लिए किया जाता है, उसे कहते हैं प्रोग्नोस्टिक। और ऐसा मूल्यांकन जो बालकों की अधिगम समस्याओं को जांचने के लिए किया जाता है, उसकी कमियों को पता करने के लिए किया जाता है, उसे कहते हैं डायग्नोस्टिक। अब इनमें अंतर की बात करते हैं। पहला, इसमें लिखिए सीखने की योग्यता, विकास का स्तर। सीखने की योग्यता, विकास का स्तर। सीखने की योग्यता, विकास का स्तर। ये अधिगम, बालकों की अधिगम समस्याएं, इसका तो पता ही है आपको। बालकों की अधिगम समस्याएं, लर्निंग डिफिकल्टीज। सीखने की प्रक्रिया की भविष्यवाणी। अब पहले मैंने इसमें क्या उदाहरण दिया था आपको, एडमिशन वाला दिया था। सीखने की प्रक्रिया की भविष्यवाणी, इसमें वर्तमान समस्या का स्तर या प्रकृति, उस मूल्यांकन में आप बता सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कोई बच्चा भविष्य में सीखेगा या नहीं सीखेगा, क्या उसके पास वो योग्यताएं हैं या नहीं है, कि उसके अंदर क्या क्षमताएं हैं, उसके बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं।
लेकिन यहां आप जो है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं और बताते हैं कि ये प्रॉब्लम किस तरह की है, किस नेचर की है ये प्रॉब्लम। इस लेवल में आप प्रॉब्लम का नेचर बताते हैं। थोड़े प्रॉब्लम छोटी है, प्रॉब्लम बड़ी है, ठीक होने योग्य है, नहीं होने योग्य है। यहाँ पर प्रॉब्लम की नेचर की, प्रॉब्लम जो है बच्चे की लर्निंग डिफिकल्टीज क्या है, किस तरह की है, उसको जांचते हैं। लेकिन वहाँ क्या है, सीखने की प्रक्रिया की भविष्यवाणी कर सकते हैं आप। ले आओ। नेक्स्ट है वर्तमान अधिगम स्तर। मैंने पहले बताया था वर्तमान अधिगम स्तर। वर्तमान अधिगम स्तर योग्यता, क्षमता, योग्यता, वर्तमान अधिगम स्तर क्षमता योग्यता के आधार पर भविष्यवाणी, वर्तमान योग्यता क्षमता के आधार पर भविष्यवाणी। और ये पढ़ाने से पहले जांच, जिसे आप पीके टेस्टिंग भी कहते हैं, पूर्व ज्ञान परीक्षण। हो गया। नेक्स्ट दिख रहा है, ये होता है योगात्मक। ये क्या लिखा था हमने, ये प्रोग्नोस्टिक, भविष्यवाणी, भविष्यवाणी मूल्यांकन। और ये था निदानात्मक। ये जो मूल्यांकन है इसमें कौशलों की जांच की जाती है। मैंने पहले बताया था ना, स्किल्स की, कौशलों की जांच, कि आपके अंदर वो पर्टिकुलर, आपने किसी को नौकरी देनी है, जॉब देनी है, कि आपके अंदर वो स्किल है या नहीं है। यहां विभिन्न असमर्थताओं की पहचान, इसमें उपचारी शिक्षण नहीं होता, उपचारी शिक्षण नहीं, उपचारी शिक्षण होता है ना, उपचारी शिक्षण होता है। इसमें नहीं होता, इसमें होता है। उसमें क्यों नहीं होता, उसमें रिमेडियल टीचिंग क्यों नहीं होती? यस, देयर इज अ जजमेंट। वो चीजें हो चुकी हैं, वो चीजें आपके पास अवेलेबल हैं या नहीं है, बस ये चेक करना है हमने, आपके पास योग्यता है या नहीं है। लेकिन यहाँ तो है तब भी ठीक है, नहीं है तब भी ठीक है, हम तो दोनों चीजों को चेक करके फिर उसके बाद आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे, है ना। हाँ जी, उसमें हाँ, ये कह सकते हो आप। अब जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर देखता है पहले किस लेवल के बीमार हो, ज़्यादा हैं थोड़े हैं, तो वो फिर आपको मेडिसिन देता है। पहली मेडिसिन दी, फिर वो ये भी कहता है साथ के साथ भी कल आके जरूर बताना है कितना फ़र्क पड़ा। कह दिया कोई फ़र्क नहीं पड़ा, फिर उसमें टेबलेट चेंज कर देता है। इसी प्रकार टीचर है, कमियां पता चली, सुधार किया, फिर प्रॉब्लम आई, फिर सुधार किया। लेकिन वहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं है, फाइनल डिसीजन है, वो ऑलरेडी आपके पास जो चीज़ें आनी थी वो है। ये सुमेटिव है, वो फॉर्मेटिव है, संकलनात्मक या योगात्मक कुछ भी कह सकते हो आप। संकलनात्मक वर्ड अपने आप देख लेना इसको। और ये कौन सा है, निर्माणात्मक, है ना। इसका मोटिव तो आपको फॉरवर्ड करना है, संकलनात्मक योगात्मक है, ये सुमेटिव है एट द एंड फाइनल, और ये इसका मोटिव आगे बढ़ाना है आपको,
कमियां देके फिर सुधार करके फिर ये चीजें। ये आपका रोजगार कार्यालय से संबंधित है, रोजगार जॉब, रोजगार कार्य क्षमता से संबंधित है। और ये आपके समस्याओं की प्रकृति से संबंधित है। किस नेचर की प्रॉब्लम है आपकी। हो गया, ज़्यादा लंबा चौड़ा फायदा नहीं, 16 नंबर में तो आएगा नहीं है, थोड़ा थोड़ा सा पता चल गया। तीन टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए, कि इसमें रह गया वो भी अभी करते हैं थोड़ी देर में। तो अभी तक कोई समस्या, छोटी बातें हैं जो समझनी है, बाकी कुछ नहीं है पेपर में। समस्या क्या है हमें यही नहीं पता, आकलन क्या है, मूल्यांकन क्या है, और इनकी तो बात ही दूर तक चली जाती है, समझ में नहीं आना था। अब तक तो पता ही नहीं चला था क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्या है, छोटे छोटे से अंतर है। अब देखिए इसमें क्या डिफरेंस है, पता ही नहीं चलेगा। बहुत सारे बच्चे प्रोग्नोस्टिक पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, और हो सकता है इसके लिए हिंदी में कौन सा वर्ड यूज है, फिर तो बिल्कुल ही नहीं पता चलेगा। प्रोग्नोस्टिक सुना ही नहीं होगा आपने पहले कभी भी, और 70% बच्चे ऐसे जिनको पता ही नहीं होगा। मैं गारंटी देता हूँ पेपर में छोड़ के आ जाएंगे या कुछ और ही लिखे आएंगे, लेकिन क्वेश्चन नहीं करेंगे। ऐसा मूल्यांकन जो योग्यता से संबंधित है, योग्यता की जांच करता है, निपुणता की जांच करता है, कौशलों की जांच करता है, और ये मूल्यांकन भविष्यवाणी कर सकता है आपकी एबिलिटीज़ को चेक करके कि आप किसी कार्य में सक्षम हो सकते हैं, नहीं हो सकते, आप उस जॉब के लिए, उस कार्य के लिए हैं या नहीं है। फाइनल डिसीजन होता है, अंतिम निर्णय होता है, जजमेंट इसमें होता है ना। जैसे किसी ने निर्णय लेना होता है ना, आप जॉब के लिए चले गए, एक कमेटी बैठी होती है, उसने सेलेक्ट करना है येस और नो, सेलेक्ट करें या नहीं करें, बात ही खत्म है। ये आपकी टीचिंग लर्निंग समस्याओं से संबंधित है, इसको तो आप लिख ही दोगे। तो अभी तक मैंने आपको फॉर्मेटिव, सुमेटिव, एनआरटी, सीआरटी और ये 2 चीज़ें, इसमें एक रह गया मात्रात्मक और गुणात्मक, वो भी अभी करते हैं 2 मिनट बाद। सजेस्ट कीजिए ना थोड़ा। क्वांटिटिव मात्रात्मक, गुणात्मक। क्वालिटी, क्वांटिटी। जैसा कि इन दोनों प्रकार के परीक्षणों से पता चल रहा है, ऐसा मूल्यांकन जो अंकों से, नंबरों से संबंधित होता है, जिसका मेन मोटिव है पोजीशन देना, अंक देना, नंबर देना, उसे कहते हैं मात्रात्मक मूल्यांकन। ऐसा मूल्यांकन जिसका उद्देश्य होता है गुणों को जांचना, भावों को जांचना, उनकी अभिव्यक्ति करना कि किसी व्यक्ति के संवेग कैसे हैं, भाव कैसे हैं, इमोशन कैसे हैं, बुद्धि कैसी है, सृजनात्मकता कैसी है, व्यक्तित्व कैसा है, इन चीज़ों को जांचने के लिए जो परीक्षण किए जाते हैं उसे कहते हैं गुणात्मक परीक्षण। क्या कहते हैं? गुणात्मक। इसको लिख लो थोड़ा सा, ये अलग है। मात्रात्मक मूल्यांकन, क्वांटिटिव, मात्रात्मक। ऐसे मूल्यांकन या ऐसा मूल्यांकन जो हाँ जी, हाँ, जस्ट लाइक मेजरमेंट। ऐसा मूल्यांकन जो कि अंकों, संख्याओं से संबंधित होता है,
जिस मूल्यांकन का उद्देश्य वस्तुनिष्ठता होता है, जिस मूल्यांकन का उद्देश्य वस्तुनिष्ठता होता है, यह मूल्यांकन लिखित, मौखिक और प्रायोगिक यह मूल्यांकन लिखित, मौखिक और प्रायोगिक तीनों प्रकार का हो सकता है। इस प्रकार के मूल्यांकन में निबंधात्मक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। यह मूल्यांकन एक स्तर के अनुरूप स्टैंडर्ड एक स्तर के अनुरूप, एक स्टैंडर्ड के अनुरूप व्यवहार की जांच करता है। दूसरा गुणात्मक मूल्यांकन, ऐसा मूल्यांकन जो किसी व्यक्ति के विभिन्न गुणों, व्यक्तित्व, किसी व्यक्ति के विभिन्न गुणों, व्यक्तित्व, भावों, संवेगों की जांच से संबंधित होता है, की जांच से संबंधित होता है, उनकी वेरिफिकेशन करना, उसको जांचना। इसमें की जांच से संबंधित होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के उपकरण, जैसे पोर्टफोलियो केस स्टडी, पोर्टफोलियो केस स्टडी, पोर्टफोलियो केस स्टडी या केस हिस्ट्री भी लिख सकते हो आप, केस स्टडी या केस हिस्ट्री। पता है क्या होती है केस स्टडी, केस हिस्ट्री क्या होती है? क्या होती है केस स्टडी? जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, तो जब हम साइकोलॉजी पढ़ते हैं, हमारा बिहेवियर तीन प्रकार का है, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस। हम जो दैनिक जीवन की क्रियाएं करते हैं, हमारी कॉन्शियस माइंड से रिलेटेड है, और कुछ ऐसी है जो वीकली हम जिन चीज़ों को याद रखते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में होती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम याद नहीं करना चाहते, वो अनकॉन्शियस माइंड में होती है। तो जैसे कुछ व्यक्ति डिप्रेशन हो जाते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनका इलाज करने के लिए केस स्टडी तैयार की जाती है, या कई बार आपको स्कूल की भी केस स्टडी तैयार करनी पड़ती है, किसी बच्चे पे आप केस स्टडी तैयार करते हैं। केस स्टडी क्या होती है कि आप किसी भी व्यवहार का, किसी भी व्यक्ति का पूरा डिटेल तैयार करते हैं, और वो उसके अनकॉन्शियस माइंड तक जाया जाता है। जैसे आप किसी पागल को हो गया, आप पागल है, वो आपको कहेगा पागल है, उसका इलाज कैसे करें, है ना? आमतौर पे ये चीज़ होती है। किसी व्यक्ति को आप कहोगे इसको दवाई देनी है, वो आपको कहेगा आप खाओ, मैं तो खाना ही नहीं। कहेगा आप पागल है, वो आपको कहेगा आप पागल है, मैंने क्यों दवाई खानी है? तो ऐसे व्यक्ति का क्या करें? ऐसे व्यक्तियों के इलाज के लिए जो साइकियाट्रिक है, वो एक प्रोजेक्शन करते हैं, एक प्रोजेक्ट बिठाया जाता है। प्रोजेक्ट का मतलब क्या है? इस प्रकार के व्यक्तियों के अनकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा जाता है। कैसे
यदि वो कहता है आप पागल है, फिर आप भी कहोगे हाँ जी मैं भी पागल हूँ, आप भी पागल हो। उसको टेबल पे बिठाया जाता है, उसके पेरेंट्स से, माता पिता से, समाज के किसी अन्य व्यक्ति से उसकी डिटेल ली जाती है। कब पैदा हुआ, कहाँ पैदा हुआ, क्या खाया, क्या पिया, कौन से व्यसन लिए, नहीं लिए, किस प्रकार की मित्र मंडली है, क्या उसके लाइफ में आया, कोई डिस्टर्बेंस आई, नहीं आई, क्या हुआ, अच्छा क्या हुआ, मारा क्या हुआ, पूरे की पूरी चीज़ तैयार की जाती है। तो उस पूरी केस हिस्ट्री से क्या पता चल जाएगा, उसकी पर्सनैलिटी का पता चल जाएगा। आज पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति ऐसा है, किसी ड्रग के कारण है, किसी हादसे के कारण है, मेंटली प्रॉब्लम के कारण है, नशे के कारण है, क्या चीज़ है, तो उसके व्यक्तित्व के गुणों को आइडेंटिफाई करते हैं। दैट इज कॉल्ड केस हिस्ट्री। तो ये कुछ ऐसे मेथड्स है, पोर्टफोलियो हो गया, प्रश्नावली हो गया, इंटरव्यू हो गया, असाइनमेंट है, कुछ वर्क आप देते हैं जिनसे व्यक्ति के गुणों को आप पहचान सकते हैं। जैसे रेटिंग स्केल है, रेटिंग स्केल क्या होता है? रेटिंग स्केल एक टूल है एक प्रकार का। ये सारे के सारे क्या जो मैं लिखवा रहा हूं, ये क्या है? मूल्यांकन के उपकरण है। उपकरण क्या होते हैं? जिनसे आप कोई सामान इकट्ठा करते हैं। कोई बिजली वाला है, कोई घर में कोई चीज खराब हो रही है, तो उसको ठीक करने के लिए उसके पास उपकरण होते हैं ना, उसको जांचने के लिए टूल होते हैं, प्लास है, पेंचकस है, कुछ और चीजें हैं। इसी प्रकार शिक्षा में यदि हमने मूल्यांकन करना है तो ये टूल है। टूल क्या काम करते हैं? हम डाटा, आंकड़ा इकट्ठा करते हैं। समस्या क्या है, कहाँ से हम उस डाटा को लेंगे। अब जैसे मैंने आपके बिहेवियर पे सर्च करनी है, आपकी किसी प्रॉब्लम को, आपके किसी बिहेवियर के एस्पेक्ट को मैंने चेक करना है, तो मैं क्या करूँगा? डायरेक्टली आपसे पूछूंगा, मैंने आपके प्रश्नावली तैयार कर लूँगा। वही जैसे मैंने पहले बताया था, सुबह कब उठते हैं, आपकी दिनचर्या कैसी है, कब आप सोते हो, खाने में क्या लेते हैं, इस तरह के कुछ प्रश्न आपसे पूछ के और उसके आगे कॉलम बना के आपको दे दूंगा। सुबह 5 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, आप उस पर टिक करोगे जो भी चीज़ें हैं। तो जैसे जैसे आप वो 10-12 प्रश्न भरोगे, तो 10-12 प्रश्नों के बाद मैं आपको इवेल्युएट कर लूँगा कि आपका बिहेवियर कैसा है। आप आलसी हैं, आप नहीं हैं, आप फुर्तीदायक हैं, आप फुर्तीदायक नहीं है। इसी प्रकार कुछ भी चीज़ें मैंने चेक करनी है आपकी, चाहे वो आपकी आदतों की बात करता हूँ, चाहे आपको इंटेलिजेंसी की बात करता हूँ, कोई भी चीज़ें हैं। तो रेटिंग स्केल क्या है? एक ऐसा पैमाना जिसमें आपके गुणों को प्रश्नों के माध्यम से, यस, नो, गुड, वेरी गुड के माध्यम से हम जो है चेक करते हैं, रेटिंग स्केल है। तो ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं, प्रश्नावली, साक्षात्कार, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, ये क्या है? इस मूल्यांकन की तकनीकें हैं। उसमें केवल परीक्षाएं हैं, इसमें केवल परीक्षाएं हैं, लिखित है चाहे प्रैक्टिकल है, लेकिन यहाँ पर ये टूल्स हैं कुछ। और बेसिकली टूल जो यूज़ होते हैं वो रिसर्च में होते हैं, शोध में होते हैं। रिसर्च शोध सुना है कभी? जो एमफिल करते हैं, पीएचडी करते हैं बंदे, उनको एक थीसिस लिखनी होती है, उसमें यही चीज़ होती है कि आपने एक टॉपिक सेलेक्ट किया, वो टॉपिक क्या लिया, उस पर काम किया, रिव्यू किया, उसका इंट्रोडक्शन दिया, फिर उस पर डाटा इकट्ठा किया। तो डाटा इकट्ठा कैसे किया? टूल के माध्यम से डाटा इकट्ठा करते हैं हम, ये एक तरीका है। जैसे भी रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, प्रश्नावली, केस स्टडी, आपके बिहेवियर से रिलेटेड कुछ प्रश्न तैयार किए जाते हैं। और ये जो टेस्ट होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक स्टैंडर्डाइज होते हैं, एक नॉन स्टैंडर्डाइज होते हैं। स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं जो साइकोलॉजिस्ट तैयार करते हैं, आपने पढ़ी नहीं है, बहुत चीज़ें हैं। इंटेलिजेंस के टेस्ट हैं, क्रिएटिविटी के टेस्ट हैं, पर्सनैलिटी के टेस्ट हैं, आपको टेस्ट दिया जाता है। पढ़ा है कभी साइकोलॉजी का? ये पर्सनैलिटी का टेस्ट है, रोशा का धब्बा परीक्षण, नहीं पढ़ा आपने, वहाँ तक आप पहुँचे नहीं है। तो वो चीज़ें हैं, बहुत चीज़ें हैं, एजुकेशन में जाओगे तो वो चीज़ें पता चलेगी। चलिए इस पे आ जाते हैं। तो इसमें पहला जो अंतर आएगा, ये इसमें आओगे अंक संख्या, इसमें आप लिखो गुण भाव की जांच, पहला अंतर। ये इसमें जो परीक्षाएं हैं कौन सी मैंने बताई? रिटन है, ओरल है, प्रैक्टिकल है। और इसकी जो परीक्षाएं हैं वो गुणात्मक परीक्षाएं हैं या गुणात्मक उपकरण इसमें यूज होते हैं। और ये जो है, ये परीक्षाएं, ये जो टेस्ट है विश्वसनीय होते हैं। क्या होते हैं? विश्वसनीय।
और ये परीक्षाएं अविश्वसनीय। वो क्या होता है? विश्वसनीय और अविश्वसनीय क्या चीज़ है? रिलायबल एंड नॉन रिलायबल। हाँ जी, विश्वसनीय और अविश्वसनीय, रिलायबल। विश्वसनीय मतलब इसको इसमें जो भी निरीक्षण हुआ, जो भी डाटा हमको मिला वो विश्वसनीय है। कौन से में? कौन से में मिला? इसमें मिला है, उसमें मिला? मात्रात्मक। हाँ हाँ। और इसमें और इसमें भी क्यों? क्यों? क्यों ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? इसमें अविश्वसनीय क्यों, उसमें विश्वसनीय क्यों है? गुण भाव ये सब जो है इसमें देखा जाता है। तो गुण और भाव ये सब जो है इंटरनल क्वालिटी होती है, इसको आप 100% ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल सही पकड़े। इस कारण से यह अविश्वसनीय होता है। जितनी भी बिहेवियरल रिसर्च है, जितने भी व्यवहार पे आप शोध करते हो, व्यवहार पे जो प्रश्न बनाते हैं, वो 100% कभी भी नहीं हो सकते। जितने भी आपकी साइंटिफिक रिसर्च है, मैथमेटिक्स रिसर्च है, अप्लाइड रिसर्चेज हैं जो कंट्रोल्ड सिचुएशन में है, उनके 100% रिजल्ट आपको मिलेंगे। इसमें ये विश्वसनीय इसलिए हैं क्योंकि इनके अंदर वैधता होती है, सामान्यीकरण होता है। आप तैयार करोगे, आपके पास भी सेम रिजल्ट आएगा, ये तैयार करेंगे, इनके पास भी सेम रिजल्ट आएगा, मैं तैयार करूंगा, मेरे पास भी सेम रिजल्ट आएगा। कहीं भी पक्षपात की कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर मैंने टेस्ट किया, आपका गुणों के हिसाब से कुछ आ रहा है, इन्होंने चेक किया कुछ और आ रहा है, उन्होंने चेक किया कुछ और आ रहा है। एक व्यक्ति के 3 व्यक्तियों ने टेस्ट लिए, तीनों के अलग अलग। वस्तुनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठता इसमें पाई जाती है, वहां पे वस्तुनिष्ठता है। तो इसलिए जो मात्रात्मक मूल्यांकन है वो अधिक विश्वसनीय होता है और ये कम विश्वसनीय होता है या अविश्वसनीय होता है। उसके बाद हाँ हाँ, ये भी लिख दो, लिख दो, लिख दो, लिख दो। ये वस्तुनिष्ठ है और ये व्यक्तिनिष्ठ है। व्यक्तिनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ, ये वैध हैं, वैलिड हैं, ये कम वैध हैं, ये लिखो, कम वैलिड होते हैं। इसमें फिर वही बात है, सुमेटिव है, ये आपको होगी योगात्मक, निर्माणात्मक। प्रक्रिया के अंत में, प्रक्रिया के बीच में, प्रक्रिया के अंत में, प्रक्रिया के बीच में। आगे लिख सकते हो, इसकी जो उपकरण है वो सामान्य परीक्षाएं हैं, उसके उपकरण सामान्य परीक्षाएं हैं, और इसके उपकरण मैंने बता दिए आपको, साक्षात्कार, प्रश्नावली, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट। इसके लिख लो, इसके साक्षात्कार, प्रश्नावली, इसमें सामान्य परीक्षाएं, सामान्य लिखित परीक्षाएं, मौखिक परीक्षाएं। रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, सोशियोमेट्रिक, ये 4 नंबर में आ सकता है। सोशियोमेट्रिक भी पढ़ा है कभी? समाजमिति विधि, सोशियोमेट्रिक। हाँ जी, इधर पढ़ा है। हाँ, उसमें सामान्य परीक्षाएं, इसमें जो मैंने अभी बताई इसकी, उसके उपकरण जो है सामान्य परीक्षाएं हैं। इसके उपकरण में चेकलिस्ट, हाँ चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, समाजमिति विधि, समाजमिति विधि। जब आपके टेस्ट होते हैं ना,
तो दो सिचुएशन में टेस्ट है, एक इंडिविजुअल टेस्ट, एक ग्रुप टेस्ट। एक इंडिविजुअल साक्षात्कार इंटरव्यू वो अलग चीज़ है, मैं टेस्ट की बात कर रहा हूँ। टेस्ट दो तरह से हो सकता है, एक तो मैं आपको अब टेस्ट कर रहा हूँ, एक पूरे ग्रुप में टेस्ट कर रहा हूँ। ग्रुप टेस्ट एंड इंडिविजुअल टेस्ट, आप पूरे ग्रुप में कैसे बिहेव कर रहे हैं, पूरा ग्रुप कैसे बिहेव कर रहा है, ये एक टेस्ट है। और एक इंडिविजुअल टेस्ट है। जो सोशियोमेट्रिक टेस्ट है वो ग्रुप टेस्ट है। कैसा टेस्ट है? ग्रुप टेस्ट है। आप सामाजिक परिस्थितियों में किस प्रकार से व्यवहार रखते हैं, या तो आपसे पर्सनल न पूछ के किसी और व्यक्ति से आपके सामाजिक व्यवहार के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। इस तकनीक को सोशियोमेट्रिक तकनीक कही जाती है। सामाजिक व्यवहार में, सामाजिक परिस्थितियों में आप किस प्रकार सामंजस्य स्थापित बनाए हुए हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, किसी के बारे में कैसी सोच रखते हैं, नहीं रखते हैं, बिहेवियर कैसा है, ड्रग्स लेते हैं, नहीं लेते हैं, आदत कैसी है, घर में मारपीट करते हो, नहीं करते हो, आप पति पत्नी का संबंध कैसा है, दूसरे पड़ोसियों के साथ कैसा है, आपके बिहेवियर से रिलेटेड एक सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एक शेड्यूल तैयार करके किसी अनदर पर्सन से आपके बिहेवियर की, समाज के दूसरे पर्सन से आपके सामाजिक व्यवहार की जानकारी तैयार करने की, कलेक्ट करने की जो विधि है उसे सोशियोमेट्रिक टेक्निक्स कहते हैं। 4 नंबर में आगे तो लिख दोगे नॉलेज के लिए, है ना। ऐसी तकनीक जिससे आपके सामाजिक व्यवहार की निरीक्षण, परीक्षण या जांच की जाती है उसे सोशियोमेट्रिक टेक्निक। नींद आ गया, ज़्यादा हो गया है मेरे ख्याल से, तबीयत खराब हो रहा है। अच्छा, हाँ जी, अच्छा, सोच रहे हो, कोई बात नहीं, थोड़ा बैठ लीजिए, चर्चा करेंगे। क्या कर रहे थे आप? चेकलिस्ट रेटिंग्स के लिए लगभग सारी चीज़ें सेम ही है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। बिहेवियर से रिलेटेड चेकलिस्ट नाम से स्पष्ट है, चेक करना आपके बिहेवियर के एस्पेक्ट के कुछ पॉइंट, जैसे रेटिंग्स के लिए लगभग सेम चेकलिस्ट है। आपको कुछ योग्यताएं फिक्स करके आपको कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, उन प्रश्नों के बेस पे फिर आपको चेक किया जाता है कि आपकी किस योग्यता है, कौन सी नहीं है, आप सोशल हैं, आप इमोशनल हैं, आप एडजस्टेबल हैं, नहीं है, उस तरह का लगभग सेम है। ये जो मैं आपको बता देता हूँ 4 नंबर के प्रश्न कहाँ से आएगा आपको, ये जो मैंने अभी बताया ना टूल्स, इन टूल में से 4 नंबर में एक पक्का आएगा, लिखवा लो मेरे से। 4 नंबर में एक टूल पक्का आएगा, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, प्रश्नावली, इंटरव्यू, घटनावृत्त रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड है ना, संचयी आवृत्ति रिकॉर्ड, रिपोर्ट कार्ड। 4 नंबर का 1 या 2 प्रश्न मिलेगा। घटनावृत्त ये होते हैं कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में जाके उस घटना के बारे में, कोई घटना हुई है ना, जैसे किसी बालक का बिहेवियर है, जो प्रीवियस बिहेवियर आपने चेक करना है, तो उस स्कूल से जब आप उसका रिकॉर्ड मंगाते हैं कि उस स्कूल में वो इतने साल रहा है, कौन कौन से उसने क्रियाएं की हैं, होता है घटनावृत्त। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में किसी व्यक्ति का कैसा बिहेवियर रहा है उसका रिकॉर्ड जो तैयार करना है उसे एनेक्डोटल रिकॉर्ड या घटनावृत्त रिकॉर्ड कहा जाता है। ये ना 5-4 प्रश्न इनको पढ़ लेना आपने। क्या कौन कौन से मैंने बताए आपको? एक तो सारे इसके टूल, उपकरण 4 नंबर के लिए, प्रश्नावली, साक्षात्कार, रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, इंटरव्यू। कौन सा सब पहला तो लिखो रेटिंग स्केल, चेकलिस्ट, रिपोर्ट कार्ड, और संचयी अभिलेख, कम्युनिटिव संचयी अभिलेख। जैसे लास्ट में होता है ना आपका CLC देते हैं जैसे स्कूल में से, तो उसके साथ आपका रिकॉर्ड दिया जाता है, रिपोर्ट कार्ड दिया जाता है, बिहेवियर कैसे रहा, मार्क्स कैसे रहे एकेडमिक। है जी, हाँ, करेक्टर सर्टिफिकेट टाइप ही लगाओ उसको। हाँ, वो चीज़ आ जाएगी इसमें, ठीक है। और चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, समाज मीति विधि, सोशियोमेट्रिक, समाज मीति विधि, ये पढ़ने आज रात को आपने, समाज मीति विधि, हाँ। घटनावृत्त अभिलेख, एनेक्डोटल रिकॉर्ड, घटनावृत्त अभिलेख, ये 2nd और 3rd यूनिट का पोर्शन है सारा, सॉरी 3rd और 4th का।
और उपलब्धि परीक्षण, ये वैसे बता दिया मैंने, ये तो आई हुई है आपके तैयार 4 नंबर में पढ़ जाएगा। आप लोग उपलब्धि परीक्षण मैंने बता दिया, और इसी तरह निदानात्मक परीक्षण वो भी मैंने बता दिया, उसको आप कर लोगे। NRT CRT ये मैंने पहले सारा बता दिया आपको, इसमें से आ सकता है। और इसमें बचा एक, कई बार ना प्रश्नों पे आ जाता है निबंधात्मक प्रश्न, उसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, 16 नंबर में भी आ सकते हैं कई बार, है ना। निबंधात्मक प्रश्न क्या होते हैं, इसके गुण दोष लिखिए, तो वो सिंपल हो जाएगा आपका, वो बड़ा आसान सा प्रश्न है। इसी तरह निबंधात्मक है, लघुत्तरात्मक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उनके सभी प्रश्नों के अब अपने फायदे हैं, अब अपने नुकसान है। जैसे निबंधात्मक के फायदे क्या हो जाएंगे, कल्पना शक्ति का विकास होता है, चिंतन शक्ति का विकास होता है, बौद्धिक शक्ति का विकास होता है, लेखन कौशलों का विकास होता है, निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है, आप दूरदर्शी बन जाते हो, फिलोसफर होते हैं, नए विचारों का सृजन होता है। कितने सारे फायदे हैं इसके निबंधात्मक प्रश्नों के, है ना। लेखन कला, कौशल, अनेक प्रकार के वो आपके फायदे होते हैं। लिमिटेशन क्या है, दोष क्या है, टू दी पॉइंट बात नहीं मिलती, विषय से भटक जाते हैं, है ना। गप्पे लगा सकते हो आप, आपका सही अनुमान नहीं हो सकता, आपको विषय वस्तु का सही ज्ञान है या नहीं इसकी परख नहीं की जा सकती। व्यक्तिनिष्ठता अधिक हो जाती है, वस्तुनिष्ठता इसमें नहीं होती, जबकि वस्तुनिष्ठता से कोई चीज़ परखी जा सकती है भी सही है नहीं है, तो ये इसकी सीमाएं हो जाएंगी। इसी प्रकार से दूसरे प्रश्न है, ये किसी भी हाल में प्रश्न आ जाए छोड़ने नहीं है, बता दिया ना। निबंधात्मक में इसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न होते हैं छोटे, उसके अपने फायदे हैं, कम समय में अधिक सूचना मिलती है, वस्तुनिष्ठता होती है, टू दी पॉइंट आपके पास आंसर आते हैं, चेक करना इजी है, कंडक्ट करना इजी है, समय का बचत होती है, धन की बचत होती है, कम समय में बहुत सारे विद्यार्थियों को चेक कर सकते हैं, इवेल्युएशन करना आसान है, ज़्यादा वैध होती है, बिल्कुल विश्वसनीयता है। तो क्या कितने फायदे हैं। नुकसान क्या है, कल्पना शक्ति का विकास नहीं होता, तर्क शक्ति का विकास नहीं होता, बच्चे तुक्के लगाते हैं, क्रैमिंग है, रट्टाफिकेशन उनके अंदर आ जाती है, तो ये इसकी इसी प्रकार से इसकी सीमाएं हो जाएंगी। इसी प्रकार छोटे प्रश्न, बड़े प्रश्न, थिंकिंग पावर कम हो जाती है, नकल मार सकते हैं, पक्षपात कर सकते हैं, रट्टाफिकेशन है, विषय वस्तु का ज्ञान ही नहीं है, कंटेंट नहीं है, तो वो चीज़ें इसका हो जाए। हाँ जी, हाँ, दर्शन तो बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ जी, विचारों की सृजनशीलता, विचार बढ़ सकते हैं, विचार चिंतक बन सकते हैं। दर्शन की बात करें वैसे तो बहुत बड़ी चीज़ है, दर्शन और शिक्षा दोनों का आपस में गहरा संबंध है। शिक्षा दर्शन का विकास करती है और दर्शन शिक्षा को आधार देता है। यदि फिलॉसफी है तो एजुकेशन का जो बेस है, जैसे कहते हैं ना बिल्डिंग का बेस, वो फिलॉसफी है। कल हमने करिकुलम की बात कर रहे थे तो उसमें ये बात आई थी, फिलॉसफिकल बेसिस ऑफ करिकुलम। पाठ्यक्रम का जब निर्माण करते हैं तो उससे पहले हमें दर्शन को देखना पड़ता है। दर्शन क्या है, दर्शन देखा जाए तो सभी कलाओं की माँ है, सभी विषयों का आधार है, चाहे वो सामाजिक है, मनोविज्ञान है, सारे के सारे विषय दर्शन से बने हैं। क्योंकि कोई भी विषय तभी आगे बढ़ता है जब विचार है, और विचार और चिंतन यही फिलॉसफी है। आइडिया, थॉट्स, बातचीत, ये जो है दर्शन है। क्योंकि दर्शन जो है आपकी नॉलेज, बुद्धिमत्ता, रैशनल, ये सारी चीज़ें दर्शन के पार्ट हैं। अब दर्शन के कुछ स्कूल्स हैं, कुछ इंडियन स्कूल्स हैं, कुछ वेस्टर्न स्कूल्स हैं। वेस्टर्न स्कूल्स में 3-4 स्कूल है। आदर्शवाद, दर्शन में 3 तत्व होते हैं, ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा, मूल्य मीमांसा, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, एक्सियोलॉजी। तत्व मीमांसा कोई भी जो फिलॉसफी है वो ये कहता है कि ये संसार कैसे बना, इस संसार का बेस क्या है, पदार्थ है, अध्यात्मवाद है, विचार है, आइडिया है, प्रयोग है, प्रकृति है, क्या है, इस संसार का आधार क्या है। आदर्शवादी कहते हैं कि विचार है, आदर्श हैं, मूल्य हैं, परंपराएं हैं, संस्कृति है, आत्मा है, परमात्मा है, उसने संस्कार बनाया हुआ कोई शक्ति है, अलौकिक शक्ति है। आदर्शवादी ये मानते हैं। प्रकृतिवादी कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबसे बड़ी नेचर है, प्रकृति है, हर एक व्यक्ति में नेचर है,
व्यक्ति स्वयं पदार्थ है, मैटर है, प्रकृति से आया प्रकृति में चला जाएगा, नेचर से आया नेचर में चला जाएगा। नेचुरल कोई चीजें करोगे तो तभी आप सफल होगे, तभी समायोजन होगा। अपने आप से हड़बड़ाहट करोगे, नेचर के साथ छेड़छाड़ करोगे तो आप सफल नहीं हो पाओगे। नेचुरल वे से बच्चे को छोड़ दोगे, नेचुरल इन्वायरमेंट दोगे तो वो सफल होगा। प्रकृति पे छोड़ दो, नेचर अपने आप उसको सिखाएगी। नेचर सबसे बड़ा टीचर है, अध्यापक उसका नेचर है। तो उसके मेटाफिजिक्स क्या कहती है, पूरे का पूरा वर्ल्ड का क्रिएशन कौन है, नेचर है। नेचर से आए नेचर में चले जाओगे। द बेस ऑफ दिस वर्ल्ड इज नेचर। नॉलेज कहाँ से मिलेगी, नेचर से मिलेगी। वैल्यूज कहाँ से बनेगी, नेचर से बनेगी। इसी प्रकार एक फिलॉसफी है प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद। वो कहते हैं ना नेचर है ना विचार है, सबसे बड़ा प्रयोग है। और प्रयोग भी कौन सा, जो प्रयोग आपके सामने होता है, जिसको आप करते हैं। जिन साधन और वस्तुओं को आप देख रहे हैं वही सच्चाई है। ना आगे कुछ है, ना परे कुछ है, ना प्रकृति कुछ है, ना अध्यात्मवाद है, कुछ नहीं है। अल्टीमेट रियलिटी जो आपके सामने है, जो पदार्थ है, जो वस्तुएं जिनको आप फील कर रहे हैं, जिनको प्रयोग कर रहे हैं, जिनको भोग रहे हैं, वही सत्य है। नरक कुछ नहीं है, स्वर्ग कुछ नहीं है, आगे कुछ नहीं है, पीछे कुछ नहीं है। जब तक जीवित है, जिन साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, जिस वातावरण में रह रहे हैं, वो अल्टीमेट रियलिटी वही है। अंतिम सत्य क्या है, जो फिजिकल वर्ल्ड है, जो आपको दिख रहा है, जो वास्तविकता है, वो सच्चाई है। ये प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। तो वो दर्शन तो बहुत बड़ी चीज है, इसमें जैसे डूबते जाएंगे। जैसे इसने ये महात्मा बुद्ध का दर्शन है ना, एक बहुत बड़ी फिलॉसफी दी है। जैनिज्म की फिलॉसफी बड़ी अच्छी है। उन्होंने कहा कि सब कुछ जो व्यक्ति है वो एक पदार्थ है। व्यक्ति स्वयं पदार्थ का बना हुआ है, एक मैटर का बना हुआ है। और उस पदार्थ को भी उन्होंने आगे अलग अलग पार्टों में बांटा हुआ है। कण है, फिर उसका किस प्रकार से निर्माण हुआ, तो अलग अलग है। दर्शन तो बहुत बड़ी चीज है, दर्शन पे तो चर्चा करेंगे तो बहुत दूर की बात है। हाँ जी, हाँ, तो ये तो छोटी छोटी चीजें। देखो देखिए, बात ये चीज है, पता क्या है, सबसे बड़ी बात ये है, यदि जीवन में सफल होना है तो सफल होने के लिए दो चीजें हैं। एक तो आप अपना सेफ जोन छोड़ो, दूसरा एक्शन करो, क्रिया करो। आज उस चीज का बड़ा जो है, अनुभव की बात करूं तो बहुत बड़ा एक तरह से अभाव है। हमारे यहाँ बहुत कुछ होता है, बहुत चीजें, स्पीड बनी हुई है, यहाँ उससे कम हो जाता है, यहाँ तो बिल्कुल नहीं है। आज जो विडंबना है, हम आमतौर पे यही प्रश्न करते हैं कि सर सफल नहीं हुए। क्योंकि साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से मैं लेके चलूं तो हम कब काम करते हैं, हमारे इन्वायरमेंट में एक फैक्टर है, एस फैक्टर, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस, उद्दीपन। कोई ना कोई वातावरण का ऐसा फैक्टर जो आपके बिहेवियर को कुछ काम करने के लिए प्रेरित करता है, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस। उसे आप क्या कहते हैं, उद्दीपन कहते हैं। और जैसा स्टिमुलस है वैसा रिस्पॉन्स आप देते हो, जैसा स्टिमुलस है वैसा रिस्पॉन्स। आपको पता है कि कल मेरी जॉब लगनी है, मैं आज सारी रात पढ़ दूं तो मेरी जॉब लग जाएगी, सारी रात पढ़ते जाओगे। आपको पता है होना जाना कुछ नहीं, आप बुक नोट बंद करोगे, सो जाओगे। आपका स्टिमुलस वीक है, क्योंकि वो आपको कुछ काम करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा। जब आप स्टिमुलस के अगेंस्ट काम नहीं करोगे, एक्शन नहीं करोगे, तो लर्निंग नहीं होगी, लर्निंग नहीं होगी तो एडजस्टमेंट नहीं होगी, एडजस्टमेंट नहीं होगी तो आप डिप्रेशन में जाओगे। एडजस्टमेंट कब होती है, जो नई सिचुएशन को फेस करने के लिए तैयार होता है, नई सिचुएशन में ढलने के लिए तैयार होता है, नए एनवायरनमेंट में कब ढलता है, जो वो एक्शन करता है, क्रिया करता है, तभी तो। एक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा था, क्लास में उसने एक्सपेरिमेंट किया। एक तितली, उसका आवरण अभी नया उसने बाहर निकलने वाला था, तो वो तितली उसने टेबल पे रख के बच्चों को एक्सपेरिमेंट कराना था। +1 +2 की क्लास के बच्चे थे, साइंस के बच्चे थे। तो वो तितली का थोड़ा सा आवरण ऊपर से टूटा हुआ था, धीरे धीरे वो अपने आप उससे बाहर निकलना था उसने। तो टीचर एक्सपेरिमेंट करने लगा, उसके पास फ़ोन आ गया हेड का, प्रिंसिपल का, कि आप आइए। तो वो उसको छोड़ के बच्चों को बोल दिया, इसको छेड़ना नहीं है, मैं आऊँगा आपको बताऊँगा भी ये कैसे काम करना है, क्या चीज़ें हैं, छेड़ना नहीं है। टीचर चला गया। ऐसा तो हो नहीं सकता कि टीचर जिस काम से रोके और बच्चे ना करें। तो बच्चों ने थोड़ी देर तक बैठे रहे, बेशक टीचर आ जाए, देखा कि टीचर को टाइम लगेगा, चलो एक आया, दो आया, तो उसके पास खड़े हो गए। तो उसको देख रहे, वो तितली जो उसमें कीड़ा था, जो वॉर्म था, वो अपने पंखों को ऐसे कर रहा है बाहर निकलने के लिए। तो बच्चों को उस पर तरस आ गया। तरस आया तो यार इसका हटा दो, ये बेचारी अभी कितनी तड़फ रही है बाहर निकलने के लिए। उसको हटा दिया, तोड़ दिया उसके आवरण को, वो उड़ गई। थोड़ी देर उड़ी, वो डेथ होगी उसकी। अब डेथ होगी तो टीचर आया,
ये एक्सपेरिमेंट करे सर, हमने तो उसका वो तोड़ दिया। सेम हमारी लाइफ में होता है, जब हम किसी की सपोर्ट के साथ और जल्दी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, बिना मैच्योरिटी के, बिना परिपक्वता के, बिना एक्सरसाइज के सडन कुछ चीज़ों को अचीव करना चाहते हैं, तो ज़्यादा दिन हमारा काम नहीं चलता। आप देखना किसी बच्चे के साथ, किसी के भी साथ जब तक सपोर्ट है और वो सेल्फ काम नहीं करेगा, जीवन में कभी सफल नहीं होगा। सेफ जोन में रहेगा, जिसको हर चीज़ मिली हुई है उसकी लर्निंग जीरो है। काम कब करते हो, नई सिचुएशन आती है उसमें ढलने के लिए तैयार रहते हो, एक्शंस लेते हो, तब जाके सफल होगे लाइफ में। अदरवाइज सेफ जोन में रहोगे तो लर्निंग कुछ नहीं होगी। एक टाइम ऐसा आएगा जहां आपको एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो बी रेडी, पॉजिटिव, अपने बिहेवियर से रिलेटेड अपने काम पे ध्यान रखो। आप सिलेबस को एनालाइज करोगे, क्या क्या चीजें करनी है, फटाफट। कॉन्फिडेंस आपके पास होना चाहिए। कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप धारणाओं को समझोगे। अब आज मैंने बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर की है, छोटी छोटी मगर मोटी, ऐसे उठ के चले जाते तब भी परीक्षा हो जाती है, और अब जाओगे थोड़ा सा फर्क तो पड़ेगा। ठीक है, तो इसके बाद एक प्रश्न आसान सा है, वो मैं आपको कराऊंगा। ज्ञानात्मक उद्देश्य आपके उसमें प्रश्न आएगा, 16 नंबर में आ सकता है। ब्लूम टैक्सोनॉमी 2001 के अनुसार वर्गीकरण, उसमें 3 उद्देश्य हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। हर उद्देश्य के साथ साथ 6 पार्ट हैं, वो मैं उसी तरह लिखवाऊंगा, उसी तरह पेपर में लिखने हैं आपने। सेकेंड यूनिट में एक ये उद्देश्यों वाला क्वेश्चन, उपलब्धि परीक्षण, और ये आपका निदानात्मक परीक्षण। 3 प्रश्न है, 3 में से एक तो श्योर है आपको मिलेगा ही मिलेगा, 2 भी मिल सकते हैं। बाकी छोटे प्रश्न लिखवाइए, तैयार करो, कल फिर इस पे बात करते हैं। ठीक है, तो कल एग्जाम है ना, एग्जाम तो फिर दोपहर बाद है ना, मतलब लगभग 2 बजे। हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा सुबह, मेरा कोशिश रहेगा भी 9 बजे कल मैंने पहुंच जाना है यहाँ पे। नेट 9 बजे आ जाएंगे, 1-1.5 घंटे की मेरी क्लास होगी। लेकिन ये काम आपका है, मेरा काम नहीं है। कुछ काम मैंने आपको करा दिया है, छोटे क्वेश्चन लिखवा दिए, इनको आज बैठ के पढ़ो, इनके अंदर क्या चीज़ है। कुछ क्वेश्चन निकल के आते हैं तो मेरे से पूछिए। और दूसरा, बुक में से नहीं मिलेगा, बुक में से ना आपके दिमाग में आएगा, पता नहीं क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, पता नहीं, एक भी वर्ड भी नहीं समझ में, कुछ भी नहीं आएगा। ये मैं लिख के देता हूँ आपको, इसमें कुछ नहीं पता चलेगा। यूट्यूब से सर्च करो, है ना, यूट्यूब पर टॉपिक वही बोलो। जैसे अभी बताया, घटनावृत्त अभिलेख तुरंत आ जाएगा, अलग अलग कई प्रकार की वीडियो, उसमें से सुनो और लिखो, सुनो और लिखो। ठीक है, बुक में से कुछ नहीं आएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, है ना।